माने रहें। हम पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं? इतने सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस क्यों बनाए गए हैं? हर एरिए, हर सिटी, हर स्टेट में इस तरह से काम किया जा रहा है। लेकिन क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि हम पढ़ाई करें, अच्छे इंसान बने, पैसा कमाएं, घर वालों को सपोर्ट करें, फैमिली को सपोर्ट करें, सोसाइटी को सपोर्ट करें। लेकिन आपने सोचा है इतना ज़्यादा लोग हमारे घर में पढ़ाई को लेकर क्यों फोर्स करते हैं? क्यों कहते हैं बेटा पढ़ लो? इसका सिर्फ एक वजह है। वो देखना चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बने। वो देखना चाहते हैं कि हम एक कामयाब इंसान बने। वो देखना चाहते हैं कि हमारा बेटा अफ़सर बने। वो देखना चाहते हैं कि हमारा बेटा एक कामयाब इंसान बने, एक मुकम्मल इंसान बने। वो इंसान कैसे बनेगा? जब वो पढ़ाई करेगा। लेकिन हम में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई सोचते हैं उनके ऊपर एक बोझ है और वो पढ़ाई नहीं करते हैं, जिससे माँ-बाप परेशान हो जाते हैं। हम चैनल विन के प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में आपको इसी परेशानियों का हल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें, अगर आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम उसे सॉल्व करें। देखिए, हर चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है, हर एक बात का सॉल्यूशन होता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको सही जगह से, सही लोग से गाइडेंस लेना पड़े। तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान जितने फैसले ले रहा हो, वो सारे फैसले उसके हित में हो, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जो फैसले हमने लिए हैं, वो हमारे लिए सही हों। सही कैसे होंगे? जब आप सही लोगों से राय-मशविरा करेंगे और सही डायरेक्शन में काम करेंगे और सही दिशा में आप पढ़ाई करेंगे। इसी को लेकर हम कोशिश कर रहे हैं चैनल विन के इस प्रोग्राम में ऑनलाइन के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि आप इस लॉकडाउन में पढ़ाई को ना छोड़ें और पढ़ाई पे पूरा फ़ोकस करें। एक आज बच्चे ने एक ऐसा सवाल किया है, यकीनन ये जज़्बा हर बच्चे के अंदर होना चाहिए कि उसके घर में प्रॉब्लम्स है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है और जब पढ़ाई करने बैठता है तो कुछ न कुछ काम आ जाता है। देखिए, उस बच्चे ने किस तरह से सवाल किया है, आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बहस करेंगे। लेकिन आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फैकल्टी मैथ्स एलएन ब्रांच मुंबई से जनाब एसएम रज़ा सर। तो सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। सलामुन अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को सलामुन अलैकुम। और दुआ है परवरदिगार आलम से कि जल्दी से जल्दी हम तमाम परेशानियों से बाहर निकल आएं। इंशाल्लाह, इलाही आमीन। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, कई अहम फैसले लिए गए हैं। लेकिन उनमें से जैसा एक अहम फैसला ये भी था कि बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो उनके जो प्री एग्ज़ाम थे, उसके बेस पर उन्हें पास कर दिया गया था। या जो 6, 7, 8 में थे, जिनका नहीं हुआ था, उन्हें प्रमोट कर दिया गया था आगे की क्लास में। लेकिन आईसीएसई का मसला अभी तक अटका हुआ था, जो अभी तक सही फैसला समझ में नहीं आया है लोगों को। तो मैं जानना चाहूँगा कि आईसीएसई का 10th बोर्ड एग्जामिनेशन जो होने वाला था अभी तक नहीं हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है और क्या फैसला निकल कर आ रहा है? बहुत इम्पोर्टेंट ये इंफॉर्मेशन भी है जो पेरेंट्स से हम लोगों को शेयर करना है। इनफैक्ट अभी के हालात ऐसे हैं कि स्कूल में एग्जाम का कराना, बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना, स्कूल मैनेजमेंट के लिए, बोर्ड्स के लिए, एज वेल एज पेरेंट्स, तीनों के लिए बहुत ही मुश्किल है। हम्म। बहुत सारे जितने स्टेट गवर्नमेंट है उनकी बहुत सारी अभी परेशानियां हैं। और आईसीएसई के आप जो स्कूल देखेंगे, ज्यादातर स्कूल बड़े शहरों में है या मेट्रोपॉलिटन में है। मेट्रोपॉलिटन में आप देख रहे होंगे, बॉम्बे है आपका, मुंबई है आपका, दिल्ली है या चेन्नई है, बेंगलोर है। बेंगलोर को छोड़ के रिमेनिंग जगहों पे आप देख रहे होंगे कि केसेस बहुत ज्यादा इस वक्त कोविड के हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमको अपनी लाइफ की सेफ्टी देखनी है। तो इसके लिए लोगों ने कोर्ट पे, आई मीन एक कोर्ट ने भी एक फैसला दिया है, फैसला नहीं बल्कि एक सजेशन दिया है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी राय रखें कि वो अपने बच्चे का एग्जामिनेशन, जो 10th का 4 जो पेपर बचा हुआ था जो 1 जुलाई से होना था, सिर्फ उस आईसीएसई की हम एग्जामिनेशन, बात कर रहे हैं, राइट? ऑनली अभी आईसीएसई की मैं बात कर रहा हूँ, 10th का, 10th के एग्जाम के 4 पेपर जो 1 जुलाई से होने थे, उसके बारे में ये बात कही गई है कि आपके लिए है कि आप मशवरा दें। पेरेंट्स से पूछा गया है अच्छा। कि आप देखें कि आपको, जो बच्चे ने स्कूल में प्री बोर्ड के जो मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे, जो उसका रिजल्ट रहा होगा, क्या आप उसके बिहाफ पे चाहते हैं कि एक मार्किंग हो और आपका बच्चा 10th पास करके आगे बढ़े, या आप एग्जामिनेशन को ऑप्ट करना चाहते हैं। तो ये ड्यूटी स्कूल की दी गई है और स्कूल से कहा गया है कि वो पेरेंट्स के सुझाव 2-3 दिन के अंदर लें
और लेने के बाद फिर आगे उसके बारे में कोई एक प्रॉपर एक कोई गाइडलाइन तैयार करें। तो मैं यहाँ से बच्चों से खासतौर से मैं कहूंगा कि अभी फैसला आने में 2-3 दिन का वक्त है, आप वेट करें, लेकिन साथ साथ अपनी प्रिपरेशन की जो फ्लो है उसको आप टूटने मत दें। आप पढ़ाई करते रहें, क्योंकि पढ़ाई कहीं ना कहीं काम जरूर आपके आएगी। ठीक है, हो सकता है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाए या आपका एग्जाम ना हो, प्री बोर्ड के मार्क्स के बेस पे आपको आगे प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन जो आपकी पढ़ाई है वो पढ़ाई आपको कहीं ना कहीं काम तो आगे आएगी ही। तो आप अपने मोमेंटम को मेंटेन रखें। 2-3 दिन में जैसे ही फैसला आता है वो फैसला हम लोग यहाँ से आपको शेयर करेंगे और चैनल से आपको इन्फॉर्म भी करेंगे। अभी ताजा सूरत हाल ये है कि पेरेंट्स से इस बारे में सुझाव मांगा गया है कि आप अपने बच्चों को प्री बोर्ड के मार्क्स के बिहाफ पे आगे ले जाना चाहते हैं या आप एग्जामिनेशन देना सीख समझते हैं। ओके, तो बहुत अच्छी बात सर ने बताई है कि ये सब कुछ छोड़ दिया गया है, अभी पेरेंट्स के ऊपर अभी अहम फैसला आना बाकी है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये फैसला आ जाएगा कि उनके प्री बोर्ड जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो असाइनमेंट होते हैं, उसके बेस पे उन्हें आगे प्रमोट किया जाए या कुछ एग्जाम भी देना चाहते हैं। तो अगर सर राय 50-50 आती है तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को, जैसा आपने कहा कि पूरी तैयारी अपना रखना है, क्योंकि अभी तो बात 2-3 दिन बाद पता चलेगी। जी, इनफैक्ट साजिद साहब ये ऑप्शनल छोड़ा जाएगा। ओके, यानी जिसको एग्जाम देना है उसे एग्जाम देना, जिसको नहीं देना है उसको नहीं देना है। जिन बच्चों के प्री बोर्ड में 90% या अबव आए हैं और वो ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे कोविड के केसेस ज्यादा हैं, तो मेरी तो सलाह ये है कि ऐसे बच्चों को ये ऑप्शन लेना चाहिए कि प्री बोर्ड के मार्क्स के बिहाफ पे उनको आगे प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी उनके 90% प्लस है, तो एक अच्छा ही स्कोर उनका बोर्ड में आएगा। हाँ, जहां पर कोविड के केसेस ना के बराबर हैं, बहुत कम है, जहां पे कंटेनमेंट जोन नहीं है, जहां पर मूवमेंट इजी हो सकता है, और अगर आपके प्री बोर्ड में मार्क्स ऐसे हैं कि आपको लगता है कि आप बोर्ड में अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन तमाम बातों पे एक बात जो सबसे ज्यादा अहम है वो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी देखनी है। सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी देखनी है। अगर आपकी सेफ्टी जिस बात पे नजर आती है, आपको फैसला वही करना है। अगर लगता है कि वहां पे केसेस ज्यादा है, मूवमेंट आपका मुश्किल होगा, तो आप अपना ऑप्शनल ऐसा ऑप्शन रखें कि प्री बोर्ड के मार्क्स के बिहाफ पे आपको प्रमोट कर दिया जाए। ओके, तो ये चलिए बहुत अच्छी सर ने बात बताई है। इंशाल्लाह जो भी अपडेट आएगी हम लोग अगले एपिसोड में आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बच्चों, एक और बात जो है आप लोगों से आज कहना है और रखना है सर के जरिए, वो ये है कि जब भी हम मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं या बायो ऑप्ट करते हैं, तो हमारे पास एक या दो ही ऑप्शन निकल कर आता है, या एमबीबीएस करें या बीडीएस करें। तो सर मैं चाहता हूँ, क्योंकि कई सवाल भी इससे जुड़े हुए अक्सर आते रहते हैं और आज के एपिसोड में भी हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, कि अगर हम बायो लेते हैं तो क्या अगर हमारा एडमिशन एमबीबीएस या बीडीएस में नहीं होता है, या कोई और मेडिकल लाइन है जिसमें हम जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं? बहुत सारे, देखिए कामयाबी एक जगह पे है लेकिन पहुंचने के रास्ते बहुत हैं। जी बिल्कुल। तो अगर आपने बायो लिया है और आपको अगर एमबीबीएस नहीं करना है, बीडीएस नहीं करना है आपको, तो आपके पास पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, आपके पास फिजियोथेरेपी है, आपके पास मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है, आपके पास फूड टेक्नोलॉजी है, इस तरह के। और अगर आप चाहें प्लेन साइंसेज में आप जूलॉजी या बॉटनी ऑनर्स को भी लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे निकलते हैं। उसमें एक सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मैं समझता हूँ साजिद साहब, वो है फिजियोथेरेपी का, बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। जिन बच्चों ने 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑप्ट की होती है, उनके लिए बीपीटी 4 साल का ये कोर्स होता है। बहुत ही बेहतरीन एक कोर्स है, इस कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि आजकल फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ही ज्यादा डिमांड भी है। जी जी। तो और किसी भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज जो हैं उनमें बीपीटी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे बीपीटी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। जितने सारे मेडिकल कॉलेज आप देखेंगे, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे मेडिकल कॉलेज में बैचलर इन फिजियोथेरेपी का कोर्स होता है। तो जो बच्चे 11th-12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, उनके लिए फिजियोथेरेपी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। और बीपीटी करने के बाद, बैचलर इन फिजियोथेरेपी करने के बाद, 4 साल का कोर्स करने के बाद आप उसमें मास्टर एमपीटी भी कर सकते हैं। और एमपीटी करने के लिए 4-5 उसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन आ जाती है। उनमें से किसी भी एक स्पेशलाइज फील्ड को आप लें और मास्टर्स करें। और मास्टर्स करने के बाद अगर आप चाहें तो खुद अपनी क्लिनिक आप ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज
कहीं ना कहीं किसी न किसी हॉस्पिटल में बहुत अच्छी जॉब आपके सामने निकल के आ जाती है। सर, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि एमबीबीएस बीडीएस के अलावा और क्या मेडिकल फील्ड में है, इसी तरीके से एक सवाल आया है नागपुर से। ये कह रही है, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। मैंने बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जीएमसी नागपुर से किया है और अब मैं मास्टर इन फिजियोथेरेपी करना चाहती हूँ। कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी रहेगी जहाँ से ये मास्टर कर सकते हैं फिजियोथेरेपी में? करना भी चाहिए, मास्टर्स करना भी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि एमबीबीएस के बाद लोग एमडी या एमएस जरूर करते हैं, तो आपको भी बीपीटी के बाद एमपीटी करना है और आपने अच्छा सोचा और आपको करना भी चाहिए। हम्म। पुणे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहां से आप एमपीटी कर सकती हैं। इसके अलावा डीवाई पाटिल प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप वहां से कर सकती हैं। कुछ और भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको, जहां से आप इसको ट्राई करेंगी। नजदीक तो नहीं, थोड़ी सी दूरी आपसे ज्यादा होगी। सीएमसी वेलोर बहुत अच्छा है आपके लिए। मणिपाल यूनिवर्सिटी से भी आप एमपीटी मास्टर इन फिजियोथेरेपी आप कर सकती हैं। इसके अलावा दो और कॉलेज मैं आपको सामने रखना चाह रहा हूँ। एक अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है, वहां से भी आप इस कोर्स को कर सकती हैं। बेंगलोर में भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहां से भी आप एमपीटी का कोर्स कर सकते हैं। तो इस तरह के जो कॉलेजेस हैं, इनमें सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो सीएमसी वेलोर या एमआईटी मणिपाल, और एक और आपके सामने नाम मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, पीजीआई चंडीगढ़। चंडीगढ़ का जो पीजीआई है, मेडिकल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, इससे भी आप अगर चाहें तो एमपीटी का कोर्स कर सकती हैं। तो मेरे साइड से आपके लिए चॉइस की प्रेफरेंस जो होनी चाहिए वो सीएमसी वेलोर, मणिपाल, आई मीन पुणे का जो मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वो होगा, या पीजीआई चंडीगढ़। ओके। तो आप इनमें से किसी भी कॉलेज से ऑप्ट कर सकती हैं। ओके। तो दीज आर दी कॉलेज जो सर ने बताया है जहाँ से आप मास्टर कर सकती है फिजियोथेरेपी में। सर, एक और सवाल आया है दिया का, बहुत अच्छा सवाल है और शायद जी ऐसे सवाल कई लोगों से जुड़े होते हैं। जी। जैसे कि इन्होंने, दिया ने लिखा है कि मेरा सवाल ये है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो and information practice as subject in +2. What are the career option apart from medical field? Physics, chemistry, मेडिकल bio, information practice +2 में या है। हम्म। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी जैसे हम लोगों ने फिजियोथेरेपी के बारे में कहा, फिजियोथेरेपी है, फिर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा रेडियोलॉजी का कोर्स आप कर सकती हैं। इसके अलावा आप बायोटेक का कोर्स कर सकती हैं, फूड टेक्नोलॉजी का आप कोर्स कर सकती हैं, या प्लेन साइंसेस से आप बॉटनी ऑनर्स या जूलॉजी ऑनर्स लेके आप आगे निकल सकती हैं, और उसके बाद फिर उसमें मास्टर्स करके आगे रिसर्च कर सकती हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। मैं समझता हूं कि अपना आप इंटरेस्ट देखें, और देखें आने वाले टाइम में साजिद साहब, अभी जिस तरह से कोविड का दौर है, आप देख रहे होंगे कि इस वक्त माइक्रोबायोलॉजिस्ट की बेहद कमी है। तो माइक्रोबायोलॉजी भी आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कोर्स होगा, क्योंकि कोविड से निकलने के बाद मेडिकल सेक्टर में बहुत ज्यादा काम होने जा रहा है। जितने सारे मेडिकल से लगे हुए कोर्सेज हैं, उन पे बहुत ज्यादा काम होने जा रहा है। तो माइक्रोबायोलॉजी भी आपके लिए एक बेहतरीन फील्ड हो सकती है। उसके लिए सर, जैसा कि इन्होंने कहा है कि जी काइंडली लेट मी नो आई कैन स्टडी बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी विदाउट मैथ्स इन 11 एंड 12। ये सवाल या इनका डाउन करता हूँ मैं यहाँ। एकदम जा सकती हैं, कोई इश्यू नहीं है। विदाउट बायोटेक मैथ्स जा सकती हैं। बीएससी बायोटेक अगर आपको करना है तो आपको मैथ्स नहीं चाहिए, पर बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग अगर आपको बीटेक इन बायोटेक करना है तो वहां पे मैथ्स की आवश्यकता या जरूरत आपको होगी। तो बीएससी बायोटेक करें, और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी जो मैंने बताया है उसमें आप मास्टर्स करने की कोशिश करें, या अगर फूड टेक्नोलॉजी में भी आप चाहें तो भी आप एडमिशन ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी आप लेके भी आगे बढ़ सकती हैं। ओके। तो दिया, आप विदाउट मैथ्स आप कर सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और भी जो कोर्स है वो भी कर सकते हैं आसानी से। या ठीक है। सर, बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। एक और सवाल है जो आजकल के बच्चे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इनका सवाल है कि हमें कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए जो बेस्ट रहेगा फ्यूचर में, क्योंकि कोर्सेज तो अब बहुत यहाँ कंप्यूटर के। हाँ, कंप्यूटर तो आई मीन लाइफ टूल है आपके लिए। और अभी तो कोविड के दौर में आपको लग रहा होगा कि कंप्यूटर और इंटरनेट पे किस तरह से दुनिया डिपेंडेंट हो चुकी है। हम्म। इसका तो दौर है। आप देखें अब कंप्यूटर कोर्स के बारे में जो लिखा है, तो देखिए इनके सवाल में एक इंफॉर्मेशन की जो मैं कमी पा रहा हूँ ये है कि इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये किस क्लास में है, 10th पास है या 12th है, 12th के बाद आपके पास साइंस है या नहीं है। सही। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर ये 12th साइंस से हो
सबसे बेस्ट तो कंप्यूटर के लिए कोर्स हो सकता है कि आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करें। अगर वो नहीं होता है तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर लें। अगर वो भी नहीं होता है तो बीसीए कर लें। अगर वो भी नहीं होता है तो बीएससी मैथ्स करने के बाद फिर एमसीए कर लें। तो ये 12th अगर साइंस स्ट्रीम से आप हैं तो उसके बाद ये सारे कोर्सेज हैं। अब मान लिया जाए कि अगर आप 10th में अभी हो तो 10th के बाद आप जाना चाहते हैं तो 10th के बाद डिप्लोमा अगेन आपके पास आ जाएगी। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस आप कर सकते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, वो आपके पास एक ऑप्शन आ सकता है। इसके अलावा बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेज होते हैं, जैसे टैली है, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर के कोर्सेज होते हैं जो ऑफिस में जॉब के लिए जो लोग करते हैं, वो भी उस तरह के भी कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो अगली बार यहाँ साजिद साहब, जैसे आप भी बार बार बच्चों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप सवाल लिखें तो अपना नाम जगह, साथ साथ ये भी बताएं कि आप किस क्लास में और आपकी स्ट्रीम क्या है, ताकि जवाब देने में हम लोगों को ज्यादा आसानी हो। तो अभी मैंने जनरल जवाब रखा है, आप अगली बार अपनी क्लास बताएं और अपना स्ट्रीम बताएं ताकि मैं आपके लिए जवाब यहाँ से पेश करूं। तो आपके पूरे सवाल का इंतजार है हमें, जिसकी वजह से इंशाल्लाह हम सही तरीके से आपको गाइड कर पाएंगे। सर एक और सवाल है, ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है सर, और ऐसे बच्चों को हम क्या कहें, क्योंकि इतना अच्छा लगता है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें माहौल नहीं मिल पाता है, और कभी कभी घर के लोग भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो शायद इनमें से एक ये बच्चा है। इनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सी टेट का पेपर देना चाहते हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन घर में लोग बातें बहुत करते हैं जिसकी वजह से इनका जहन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है, और साथ ही साथ जब ये पढ़ाई करने बैठते हैं तो घर वाले कुछ ना कुछ इन्हें काम बोल देते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे को पढ़ाई करने दें कि डिस्टर्ब ना करें? जाहिर है रिक्वेस्ट ही की जा सकती है और सारी चीजें डिपेंड करती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप कि ये कैसे अपने आप को मतलब मजबूत रख सकते हैं पढ़ाई के लिए? देखिए, इसमें ये है कि टाइम टेबल ऐसा बनाए जब घर के लोग सो जाते हैं तो उसके बाद अपना टाइम टेबल आप फ्रेम करें। थोड़ा लेट नाइट आप जगने की कोशिश करें, क्योंकि आप सीटेड दे रहे हैं तो आपकी एज भी एक मैच्योर एज होगी, तो 10-12-1 बजे तक लोग तकरीबन सो ही जाते हैं। तो आप ऐसा करें कि पहले सो जाएं और लेट नाइट आप स्टडी करें। थोड़ा दिन में अपनी नींद को आप मेंटेन करने की कोशिश करें। एक तो ये है क्योंकि अभी मजबूरी है कि बड़े शहरों में छोटे मकानात होते हैं और लॉकडाउन की वजह से मैक्सिमम लोग सुबह से शाम तक, जब घर में बात भी होती है तो ऑटोमेटिकली माइंड डाइवर्ट हो जाता है आपका। डाइवर्ट होता है जी, बहुत डाइवर्ट होता है, क्योंकि जब हम किताब सामने होती है तो बहुत ज्यादा होता है, और ऐसे में ये बच्चा जो है टेंशन बहुत ले रहा है। साजिद साहब, अगर किसी के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी आ जाए तो उस परेशानी से वो तब बाहर निकल सकता है जब उसके साथ कुछ लोग उसके मदद के लिए खड़े हो जाएं। तो अभी जो कोविड का दौर है ये बहुत ही परेशान कुन दौर है। अगर सारी फैमिली यूनाइट होकर काम नहीं करेगी तो इस परेशानी के दौर से हम बाहर कैसे निकलेंगे? हम बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा? तो अगर हम बड़े हैं तो हमारी निगाह होनी चाहिए बच्चों पे कि हमारे बच्चे को बेसिकली क्या इस वक्त जरूरत है, क्या नीड है, हमको उसकी नीड को जरूर परखना चाहिए। देखिए, एक प्रोग्राम में आपने एक सवाल राइज किया था, मैं उस जवाब को दोबारा से रखना चाह रहा हूँ। बात सारी चीजों की बात का फल या क्या आप स्टेप ले रहे हैं ये डिपेंड करता है आपकी सोच कैसी है। आप मुझे बताएं, घर में अगर कोई मजहबी काम हो रहा होता है तो क्या इंसान वहां पे बात करता है या टेलीविजन चलाता है या रेडियो ऑन करता है या मोबाइल पे बात करता नहीं करता है? क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मजहबी काम है, सवाब का काम है, इसमें खलल डालना गुनाह है। अब मैं पूछता हूं कि मजहबी काम कौन हो सकता है जिसकी हिदायत रसूल ने की हो? रसूल ने क्या हिदायत की है? इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना। तो अगर एक बार ये जहन में आ जाए कि इल्म का हासिल करना या उसमें मदद करना ये एक मजहबी फरीजा है, तो अपने आप ही हम इस तरह का माहौल घर में क्रिएट करने की पोजीशन में हो जाएंगे कि अगर बच्चा पढ़ेगा तो हम डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करने की कोशिश करेंगे। तो सोच अपनी बदलनी होगी, इस तरह से लेके चलना होगा। और पिछले प्रोग्राम में आपने एक सवाल राइज किया था, देखें कि आपने कहा था कुछ बच्चे इस तरह से सोच रहे हैं कि इस साल हम अपना ईयर ड्रॉप कर लें, फिर यहाँ पे सोच आती है। मैं साजिद साहब एक बात कहना चाहता हूं, कोविड इतनी परेशानी के दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन कुछ काम इसके बावजूद भी हमने जिंदगी का नहीं छोड़ा है। खाना नहीं छोड़ा है, सोना नहीं छोड़ा है, सांस लेना नहीं छोड़ा है, पानी पीना नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये लाइफ की जरूरत है।
जिस दिन ये फीलिंग आ जाएगी कि एजुकेशन भी लाइफ की जरूरत है, तो उस दिन अपने आप फीलिंग आएगी हमारे अंदर कि ये चीज मुझे छोड़ना ही नहीं है। तो ये फीलिंग लाना बहुत जरूरी है कि हमारी जिंदगी आगे स्मूथली बढ़ तब सकती है जब हम अपने अंदर एजुकेशन लाए और एक अच्छी एजुकेशन अपने अंदर हम डेवलप कर ले आए और उसको ये एहसास हो चुका है कि हमारे लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, सर आप भी गुजारिश कर चुके हैं कि घर वालों से कि इसको सपोर्ट करें और पढ़ाई करने दें। और आपके लिए भी है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे और आप इंशाल्लाह टेट की तैयारी अच्छे से करिए और एग्जाम भी देंगे और रिजल्ट भी अच्छा आएगा इंशाल्लाह। हमने तो बहुत सारे कामयाब बच्चों का ऐसा टाइम टेबल सुना है कि शुरू में थोड़ा सा जब डिस्टर्बेंस होता है तो बच्चे लेट नाइट अपना टाइम टेबल सेट करके अपनी पढ़ाई करते हैं। तो इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना लेट टाइम टेबल सेट करें और अपने आप को आइसोलेट करके पढ़ने की कोशिश करें। ओके सर, बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि मैं क्लास 10th में हूँ और आई वांट टू बिकम अ पायलट इन फ्यूचर, सो व्हाट शुड आई डू आफ्टर 10th टू बिकम अ पायलट एंड व्हाट एल्स आई कैन डू लाइक द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड एनी स्कूल विच विल बी बेटर फॉर दिस। सर आप बताएं, ये आपसे कह रहे हैं कि इन्हें पायलट बनना है, 10th के बाद फ्यूचर कैसे ये प्लान करें और क्या कॉस्टिंग होगी अगर ये पायलट बनना चाहते हैं। बेहतरीन, एक बहुत ऊंची उड़ान भरने की एक सोच है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे से मैं कहना चाहूंगा कि ऊंची उड़ान भरने के लिए मजबूती, सोच भी बहुत ऊंची होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन भी आपका ऊंचा होना चाहिए। 10th के बाद पहली चीज आप 12th करें, 11th 12th करें, साइंस लें मैथमेटिक्स के साथ, और उसके बाद फिर पायलट के लिए आपको निकलना है। सर एक और सवाल है कि देखना ये है कि बच्चे की तैयारी अभी से कितनी अच्छी है और फ्यूचर में ये उड़ान भरना चाहते हैं यानी पायलट बनना चाहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि मैं अभी 10th क्लास में हूँ और मुझे पायलट बनने के लिए फ्यूचर में क्या करना होगा, और अगर ट्रेनिंग वगैरह की बात करें तो इसकी कॉस्टिंग कितनी होगी। बेहतरीन, बहुत ऊंची उड़ान अल्हम्दुलिल्लाह आपने लेने की सोची है, और याद रखेंगे ऊंची उड़ान पाने के लिए ऊंची सोच भी आपको करनी है और मेहनत भी आपको बहुत जबरदस्त करना है। 10th के बाद आप 11th में साइंस लें और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के कॉम्बिनेशन से आप आगे बढ़ें। 12th करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे। पहले तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से आप पायलट की ट्रेनिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। थोड़े से कमर्शियल ट्रेनिंग के लाइसेंस को पाने के लिए जो प्रैक्टिकल्स करना होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से इस कोर्स को करेंगे तब। लेकिन दुनिया में रास्ते बहुत सारे हैं, बस जानकारी वक्त से मिलने की है। देखिए, आप 12th के बाद एनडीए करके आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से भी आप अगर एनडीए के थ्रू पायलट की तरफ आप निकलते हैं, बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन। इसके अलावा और भी प्रोग्राम्स आपके लिए मैं रख रहा हूं। आप बीएससी मैथ्स करने के बाद भी एयरफोर्स में पायलट के लिए आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देके, सीरियस एग्जामिनेशन होता है, उसके थ्रू आप एयरफोर्स ज्वाइन करके एक बेहतरीन ट्रेन पायलट आप बन के निकल सकते हैं। वहां से 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं, हेलीकॉप्टर के पायलट अलग होते हैं, गुड्स प्लेन के अलग, फाइटर प्लेन के अलग। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से यानी कि एयरफोर्स के लिए जो कोर्सेज हैं पायलट के, अगर उनसे अगर आप पायलट का कोर्स करते हैं तो आपको पैसे भी खर्च नहीं करने हैं और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग में आपको अलग से गवर्नमेंट स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करेगी। जो ट्रेनिंग आपकी होगी वो अपने आप में एक्सट्रीम लेवल की होगी। तो 12th साइंस के बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी आप कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेने के लिए आप वहां से कोर्स कर सकते हैं। अदरवाइज एनडीए के थ्रू आप जा सकते हैं, या बीएससी मैथमेटिक्स करने के बाद आप सीडीएस का सहारा ले सकते हैं, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। और इसके अलावा एफकैट का एक एग्जामिनेशन याद करें साजिद साहब, हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, एफकैट के थ्रू भी आप जा सकते हैं। आपको बीएससी मैथमेटिक्स करना है और उसके बाद एफकैट का एंट्रेंस आपको फेस करना है और उसको क्वालिफाई करने के बाद आप पायलट का कोर्स कर सकते हैं एयरफोर्स से। और जब वहां से कोर्स करेंगे तो आपको कोर्स करने के लिए पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग में आपको गवर्नमेंट अलग से स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करेगी। ओके, इसी के साथ और सवाल आया है। ये सवाल जो है सलमा का है न्यू दिल्ली से। ये कह रही हैं कि मुझे आपका शो कामयाबी के रास्ते बहुत पसंद है और हम देखते रहते हैं और हमेशा इसी तरीके से तरक्की करते रहे और कामयाबी के रास्ते चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, इलाही आमीन जी। सर इसी के साथ साथ इनका सवाल है कि मैंने 12th के बाद एमबीबीएस करने का सोचा था लेकिन 1 ईयर ड्रॉप भी किया था जिसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया।
नीट में उतने मार्क्स नहीं आ पाए थे सर। फिर उसके बाद इन्होंने इग्नो से बीएससी जूलॉजी किया और अब लास्ट ईयर है, लेकिन अभी भी ये अपने इस फैसले से मुतमईन नहीं है और सेटिस्फाइड नहीं है। अब इनका सवाल ये है कि सर, मैं पूछना ये चाहती हूँ बीएससी के बाद मैं क्या करूँ? मतलब है कि नीट के बिना भी ग्रेजुएशन के बाद मेडिकल लाइन में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? अगर कोई रास्ता है तो आप प्लीज सर इन्हें बताएं। देखिए, एमबीबीएस करने के लिए तो आपको एंट्रेंस नीट देना ही होगा और इसके अलावा कोई चारा है नहीं। और अगर आपको एमडी या एमएस करना है तो पहले आपको एमबीबीएस करना ही होगा। तो एक तो ये है कि अगर आपको एमबीबीएस करना है तो नीट के अलावा और कोई दूसरा आपके पास स्कोप नहीं बचता। ग्रेजुएशन के बाद एक कोर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। याद करें आप, निकिता जी का सवाल आया था अपने बेटे यश के लिए, चंडीगढ़ से उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो हमने बताया था कि किससे आप एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो बीएससी करने के बाद आप एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट करें तो आप ऑब्वियसली एक हॉस्पिटल को रन करने के कैपेबल हो जाएंगे, लायक हो जाएंगे और वहां अपने फ्यूचर को आप आगे बढ़ा सकती हैं। जहां तक आपने डॉक्टर बनने की बात की है तो आपको एमबीबीएस करने के लिए पहले आपको नीट तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। लेकिन मेडिकल में जाने के लिए कोई और रास्ता है? एक तो आप और पैरामेडिकल कोर्सेज ये कर सकते हैं साजिद साहब। अदरवाइज एमबीबीएस करने के लिए तो इनको नीट देना ही पड़ेगा। एमबीबीएस एंड बीडीएस के लिए नर्सिंग वगैरह का कोर्स, जैसे बीएससी जियोलॉजी इन्होंने किया है, तो क्या नर्सिंग वगैरह का कोर्स ऑप्ट कर सकती हैं कि नहीं कर सकती? नर्सिंग कर सकती हैं, ऑप्ट कर सकती हैं। नर्सिंग के लिए पैरामेडिकल कोर्स आप जा सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज, एमएलटीज के कोर्सेज कर सकती हैं, फिजियोथेरेपी के कोर्सेज कर सकती हैं। इसी तरह से आप नर्सिंग का कोर्स भी कर सकती हैं। या जैसे मैंने कहा कि क्योंकि आप ये बीएससी उन्होंने कर लिया है तो आगे बढ़ जाए। और यहाँ पर फिर मैंने एक बार और दोबारा से मैं इसको अटैच कर रहा हूँ, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में मैंने बताया था। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी अगर आप बनने की कोशिश करें, क्योंकि आपने ऑलरेडी बीएससी कर लिया है, तो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी लेके भी आप आगे बढ़ सकती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप दोबारा से अपनी जिंदगी को पीछे ट्रैक पे लाए और फिर एमबीबीएस के लिए आप लेके आगे बढ़े। तो ये जो 3 साल का वक्फा आपने लगाया है, ये वक्फा आपका कहीं ना कहीं वेस्टेज हो जाएगा, वेस्ट चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आप आगे बढ़ने की कोशिश करें और एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में एक बार आप सर्च करें, सोचें इसके बारे में। ये कोर्स बहुत अच्छा आपके लिए होगा। अदरवाइज हॉस्पिटल मैनेजमेंट, राइट? या एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, या तो ये कोर्स आपकी तरफ से बेस्ट रहेगा मुझे लगता है। क्योंकि आप 3 साल इन्होंने, सपोज करें साजिद साहब, मैं इनको यहाँ से ये बताऊं कि आप एक बार एमबीबीएस के लिए नीट का एंट्रेंस दें, क्योंकि हाँ, हुआ नहीं। तो 3 साल जब इन्होंने जो बीएससी किया है वो सारा का सारा वेस्टेज चला जाएगा। तो अब तक जो 3 साल आपने बीएससी कर लिया, इससे आगे आप बढ़ने की कोशिश करें और यहाँ से आगे आप कोर्स सर्च करें। और कोर्सेज की कमी नहीं है, बहुत सारे कोर्स हैं। ओके सर, एक और सवाल आया है, एक रिक्वेस्ट आई है, कैन यू प्लीज मेक अ शो ऑन करियर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन? टॉप कॉलेजेस की डिटेल चाहिए, एडमिशन कैसे लेना है। तो आई थिंक इंशाल्लाह हम लोग ने थोड़ा बहुत बात किया हुआ है मास कम्युनिकेशन के बारे में। सर, आपकी क्या राय है? इनकी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह अगर सारी चीजें ठीक रही तो नेक्स्ट वीक ही हम लोग आपको जर्नलिज्म के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे आप जर्नलिज्म की तरफ बढ़ सकते हैं। 12th के बाद भी ऑप्शंस जर्नलिज्म के स्टार्ट हो जाते हैं और इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद भी ये स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको डिटेल करके बताएंगे। और ध्यान रखें कि जर्नलिज्म तो आजकल बहुत ही ज्यादा एक पैशनेट कोर्स बच्चों के लिए बन गया है। प्रिंटिंग मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीविजन है, एंकरिंग का कोर्स है, न्यूज रीडर के कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज इस तरह के आ गए हैं जर्नलिज्म से जुड़े हुए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में साजिद साहब जरूर क्वेश्चन आपकी तरफ से पुट करेंगे और हम यहाँ से इनिशियल आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे जर्नलिज्म में आप कैसे जा सकते हैं। ओके, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग ने कई सवाल के जवाब भी पहुंचाए हैं हमारे व्यूअर्स तक जिन्होंने सवाल पूछा था। उम्मीद करता हूं कि वो जवाबात से मुतमईन होंगे। और अगर अभी भी कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं और आप आगे कुछ पूछना चाहते हैं तो सर हमारे साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सर आप फिर से हमारे साथ जुड़िएगा, सो दैट हम लोग ये सवाल का जवाब दे सकें आसानी से। और मैं सबसे आखिर में यहाँ से आईसीएसई जो 10th के जो पेरेंट है उनसे मैं जरूर एक बात रखना चाहूंगा कि आपके बच्चे को एग्जाम देना है या नहीं देना है, जब भी आप इस पे फैसला लें तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आप फैसला लेंगे। थोड़ी मोड़ी परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे जब एक साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे एक साथ होंगे, बच्चों का ट्रैवल करना, सोशल डिस्टेंसिंग वहां पे मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, हाइजीन का मेंटेन करना वहां मुश्किल हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए टाइम है, क्योंकि पूरी फैमिली घर पे है, तो पूरी फैमिली इस पे टाइम लगाए, आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं, बच्चे का प्री बोर्ड में स्कोर देखें। और साथ साथ एक बात और मैं यहाँ पे जो पहले नहीं कह पाया था वो मैं कह पा रहा हूँ कि जो जो सब्जेक्ट के पेपर बचे हुए हैं, प्लीज पेरेंट्स से मैं कह रहा हूँ कि आप उन सब्जेक्ट के टीचर से भी जरूर बात करें, ताकि आपको वो टीचर प्रॉपर गाइडलाइन दे सकें कि क्या आपका बच्चा प्री बोर्ड के बाद उसका सब्जेक्ट ऐसा है या नहीं है, या सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट है कि नहीं है कि बचे हुए ड्यूरेशन में वो इंटरेस्ट लेकर के सब्जेक्ट को ऐसा पढ़े कि उसका मार्क्स प्री बोर्ड से ज्यादा इंक्रीज होके आ सकता है या नहीं आ सकता है। इसके बारे में सबसे बेस्ट आइडिया जो टीचर क्लास में उसको पढ़ाते होंगे वही दे पाएंगे। तो घर पे सलाह मशवरा करें, बच्चे को भी देखें, तमाम सूरत हाल को भी निगाह में रखें, और जो सब्जेक्ट के टीचर हैं, जो पेपर बचे हुए हैं, उन सब्जेक्ट के टीचर से भी एक बार बात करके आप फैसला करें, क्योंकि जो भी फैसला आप करेंगे वो फैसला आपके लिए आखिरी फैसला होगा। और मार्कशीट पूरी जिंदगी भर 10th में एक ही बार बनती है, और मार्क्स थ्रू आउट द लाइफ आपके आगे जाएगी। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, जाते जाते हम अपने इस प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते के जरिए कहना चाहते हैं, एक पैगाम देना चाहते हैं कि इंसान पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छा इंसान बनेगा। उसकी सोच समझ में थोड़ा सा फर्क आएगा, और वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा तो सही फैसले वो ले सकता है। आप पढ़ाई खूब करें बच्चों, और दिल लगाकर पढ़ाई करें, क्योंकि वक्त बहुत कम है और पढ़ाई हमें ज़्यादा करना है। अगर हम ज़्यादातर वक्त अपना इधर उधर में लगा देंगे तो हम पढ़ाई सही से नहीं कर पाएंगे। अभी अगर आपने अपना करियर चुन लिया है तो आप उस राह पे चलने लगें, और अगर आपने अपना करियर नहीं चुना है तो अब चुन लें कि आपको क्या बनना है। और अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप हम लोग से ले सकते हैं मदद। हमारे प्रोग्राम में हर हफ्ते जुड़ते हैं जनाब एस.एम. रज़ा सर। ये चैनल विन का प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते आपको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद कर रहा है। अगर कोई सवाल है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9930474147, और जो लोग ईमेल के जरिए सवाल करना चाहते हैं वो ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक बार फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। अपने अपनों का ख्याल रखें, पूरा ख्याल रखें, और खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया।